स्टेट एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम गवर्नर को पढ़ते हैं और चीफ मिनिस्टर को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, अब जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो यूनियन में हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को। किसको पढ़ते हैं? प्रेसिडेंट को। और लाइक दैट स्टेट की जब बात होती है तो यहाँ पे आ जाता है गवर्नर। तो गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर है ये ही और शी इज बाउंडेड बाय एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे प्रेसिडेंट के लिए भी हमने बोला था, तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 क्या बोल रहा है कि जो गवर्नर है दैट इज बाउंडेड बाय एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको भी एडेड एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 टू 162, ये जो आर्टिकल्स है ये मेंशन कर रहे हैं प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखा गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर। ठीक है, अब जो एक गवर्नर है वो एक सिंगल स्टेट का भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेट्स का भी हो सकता है। ये नहीं है कि एक गवर्नर है और वो सिंगल स्टेट का ही होगा, नहीं, वो एक से ज्यादा स्टेट्स में भी रूल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके रोल की बात करें तो इसका डुअल रोल है, ये सेंटर में भी काम करता है प्लस स्टेट में भी काम करता है। ठीक है, और अगर बात करें कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है तो ये रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन सेंटर का। ठीक है लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात करें इसकी, ये नॉमिनेटेड एजेंट है, इसको नॉमिनेट किया जाता है, इसकी इलेक्शन नहीं होती, तो दैट्स वाई इसको हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनियन इज हैविंग द, देखो अब यहाँ पे वो क्या कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टेट को कंट्रोल करना। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, है ना, इंडिया में फेडरलिज्म है। और लेकिन कौन सा फेडरलिज्म है? दो टाइप ऑफ फेडरलिज्म थे ना, एक था कमिंग टुगेदर और एक था होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या था? सभी स्टेट्स को हमने इकट्ठा किया हुआ है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 स्टेट्स थी, बाद में सभी को फिर इकट्ठा किया। ठीक है, तो यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे हमने फेडरलिज्म में क्या पढ़ा था कि पावर जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में जब डिवाइड हो जाती है, सेंटर था, यहाँ पे स्टेट था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? इंडिया इज अ यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फेडरल वर्ड कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है, वो जो काम कर रहा है वो फेडरल स्ट्रक्चर में हो रहा है, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहां से ही एक नया एक फीचर निकल के आता है, दैट इज क्वाजी फेडरल, जहां पे सेंट्रल स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग एक हो जाते हैं। इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स कौन कौन से थे? आर्टिकल 352, 356, 360। ठीक है, ऐसे हमारा जो काम है वो अलग अलग होता है, सेंटर अपना काम करता है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट अलग से, जो हमने स्टेट लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी पावर्स, ये सारी पढ़ी हमने। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम आता है तब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये नया एक फीचर निकल के आता है, दैट इज क्वाजी फेडरल। ठीक है, उसके बाद अब यूनियन में अगर प्रेसिडेंट है और स्टेट में कौन है? गवर्नर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर तो एक जैसे हो गए ना, फिर दो इंसान दो ऑफिस हमने एक अलग अलग जगह पे क्यों रखे हैं? मतलब एक सेम ऑफिस हमने दो जगह पे क्यों रखा हुआ है अगर ये एक जैसे है? तो यहाँ पे डिफरेंट ये है, अगर इनमें थोड़ा डिफरेंस हम ये देखेंगे, जो प्रेसिडेंट है इसकी इलेक्शन होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के ऑफिस में प्रेसिडेंट की इलेक्शन देखी थी हमने इलेक्टोरल कॉलेज से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पीआर सिस्टम से। पीआर सिस्टम क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। लेकिन गवर्नर की इलेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब अगर इलेक्शन नहीं होती है तो फिर क्या है? क्योंकि यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को कंट्रोल में करना। ठीक है, सेंटर अलग है और स्टेट अलग है, फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना, दोनों अलग अलग है, वो जुड़ेंगे ही नहीं कभी भी। तो यूनियन और स्टेट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है गवर्नर, क्योंकि एट द एंड स्टेट और यूनियन तो है तो एक ही है ना, सिर्फ फंक्शनिंग अच्छे से इफेक्टिव वे से हो, डेमोक्रेसी अच्छे से काम करे। तभी हमने क्या किया कि जैसे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डिमांड्स है, तो मैंने बोला ठीक है आप घर अपने अपने अकॉर्डिंग चलाओ, लेकिन आपको रिपोर्ट मुझे करना है क्योंकि मैं हेड हूं। तो आपको पता है कि हम सभी को इंपॉर्टेंस मिल रही है, जो हम डिमांड करें उसके अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है। ठीक है, सभी लोग खुश है क्योंकि सभी की आवाज सुनी जा रही है। तो यही तो है इंडिया में, क्योंकि इंडिया से डाइवर्स कंट्री,
अगर सभी को इकट्ठा कर दिया जाए और पावरफुल बन जाए सिर्फ सेंटर, एक ही गवर्नमेंट हो, तो फिर श्रीलंका वाला केस याद करो, सिविल वॉर हुआ था, बेल्जियम में नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने हर एक सोसाइटी को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो इसीलिए अब ये अलग अलग काम भी करें लेकिन फिर ये इकट्ठे भी रहे, तो इसके लिए एक ब्रिज का काम करता है गवर्नर। सो दैट्स वाई गवर्नर का ऑफिस जो है वो बड़ा ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है। ठीक है, तो ये सारा जो हमने पढ़ा, अगर आपको ये बोला जाए कि कोई प्रूफ दो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, तो कैसे है, क्योंकि इंडिया में यूनियन में भी अलग से काम लेजिस्लेशन का प्रोसेस हो रहा है, स्टेट में भी हो रहा है, उस प्लस यहाँ पे दोनों को जोड़ के भी रखा हुआ है किसने, एक ऐसा ऑफिस जो गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी हम टर्म की बात करें तो इसकी टर्म कितनी है, 5 साल की। ठीक है, 5 इयर्स, लेकिन उससे पहले भी हम इसको थोड़ा सा रिहा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की खुशमर्जी से रहेगा ऑफिस में। अगर प्रेसिडेंट की खुशमर्जी से नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट का मन करेगा कि मैंने 2 महीने के बाद इसको निकालना है, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन होगा, तो मतलब इसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट के हिसाब से उसकी खुशमर्जी से ये रह भी सकता है और निकल भी सकता है। ऐसे जो प्रॉपर इसकी टर्म है वो 5 साल की, क्योंकि 5 साल ही सरकार चलती है, नेक्स्ट टाइम तो उसने चेंज होना ही है। ठीक है, अब जैसे अगर थोड़ी सी हम ये बात करेंगे, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि इस ऑफिस की जरूरत क्या है, तो जरूरत तो है क्योंकि एज अ ब्रिज काम कर रहा है ये। उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी आपने गवर्नर्स के नाम, गवर्नर जनरल है ना, ये सारे आपने नाम सुने हुए हैं हिस्ट्री में, तो उस टाइम का ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिस था, तो हमने इसको रखा हुआ है क्योंकि वो प्रोविंसेस पे काम करता था। प्रोविंसेस मतलब स्टेट। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, जैसे आप अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी के लिए आप एक टर्म सुनते हो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, वैसे ही एक टर्म इसके लिए फेमस है कि बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट का जो रूल है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव रूल हो। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे से रूल करे, रूल इन द सेंस कि उसको नेगेटिव वे में मत लो, कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस हो सोसाइटी में। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी अच्छी हो और सेंटर में भी अच्छे से हो, तो इसीलिए इसको ये अब्राहम लिंकन की जो वर्ड जैसे क्या था, बाय द पीपल, यहाँ पे इन्होंने वर्ड कर लिया बाय द राज। बाय द राज ये गवर्नर ऑफिस के लिए यूज किया जा रहा है कि बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज। अब अगर बात करें हम इलेक्शन की, तो इलेक्शन इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये नॉमिनेटेड मेंबर है, डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है, तो यहां से एक थोड़ा सा हो भी सकता है कि जैसे ये भी हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, ये भी हेड है, एक चीफ मिनिस्टर भी हेड है, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में टसल शुरू हो सकती है। वो कहेगा कि यार मुझे तो लोगों ने चुन के भेजा हुआ है, तो ये कहेगा कि मुझे तो सेंटर ने भेजा हुआ है, मेरे सेंटर तो ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें सिंपल ये चीज होनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बिल्कुल क्लियर की गई है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर है, इसकी इलेक्शन नहीं होती। जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद यूटीज में, ठीक है, यूटीज में डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर का। लेकिन आपने देखा पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपको गवर्नर भी मिलेगा और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी मिलेगा, प्लस दिल्ली में भी आपको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर्स की बात की जाए तो जैसे मिलिट्री की पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास, तो उसके पास कोई डिप्लोमेटिक पावर कौन सी होती है, जो दूसरी कंट्री के साथ बातचीत करने की पावर है, वो इसके पास नहीं है। इसके पास मर्सी पावर है। ठीक है, मर्सी मतलब किसी पे दया करना, किसी को स्टेटमेंट मिल गई है, ठीक है, सजा मिल गई है, उसको थोड़ा सा कम करना, तो ये इसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये वाला जो आर्टिकल है जस्ट लाइक आर्टिकल 72 जो कि बिलोंग कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर के साथ। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 217 जो है, ये इसमें क्या लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को चुनेगा। ठीक है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ये प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन वो कंसल्ट करेगा। ठीक है, वो कंसल्ट करेगा, मतलब वो पूछेगा, वो किससे, गवर्नर से बातचीत करने के बाद ही इसकी अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस की हो। ठीक है, तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स करेगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन वो कंसल्ट करेगा इनसे। ठीक है, उसके बाद जैसे आर्टिकल 356 में इमरजेंसी थी, है ना। अब इमरजेंसी डायरेक्ट थोड़ा ना लग जाती है किसी स्टेट में, प्रेसिडेंट खुद नहीं आता, ये क्या करता है, इनवाइट करता है। कोई प्रॉब्लम हो गई या स्टेट मशीनरी फेल हो गई तो ये इनवाइट करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि आओ
और महोदय जी यहाँ पे आप इमरजेंसी लगा दो। क्लियर? अंडर आर्टिकल 356 कहीं ना कहीं ये पावर इससे बिलोंग करती है, डायरेक्ट नहीं। जैसे मैंने इंस्टीट्यूट में किसी को बुलाना है तो मैं इनविटेशन दूंगी, फिर वो आएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं आएंगे वो, ऐसे कोई आता है? नहीं आता है, बताना पड़ता है, इनविटेशन देना पड़ता है, ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है इस ऑफिस का। सबसे पहले ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ करना ही नहीं है, ये जस्ट क्या कर रहा है, यूनियन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है? एक रबर स्टैंप की तरह बोला जाता है कि ये जो ऑफिस है ये रबर स्टैंप है, जाओ एक स्टैंप लगाओ बस, ठीक है? रबर स्टैंप ऑफिस बोला जाता है। और बहुत बार एक गवर्नर को एजेंट बोला जाता है। किसका एजेंट है ये? सेंटर का, ठीक है? उसके बाद इसकी ये खुद की मर्जी नहीं चला सकता ना, ये यूनियन के कंट्रोल में है। क्लियर?